Hello everyone, myself Dendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha and पिछले क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। आज ही हमारा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज आगे बढ़ते हैं अपन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था अजम्पशन फर्स्ट, और उस अजम्पशन फर्स्ट से हमने देखा था कि जैसे कोई एक कंडक्टिंग सिलेंडर है और इसके अंदर हमने कहा था कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहे हैं और किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से। ठीक है, और इससे हमने निकाला था कि करंट कितना आया था। करंट आया था I इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया और VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये फर्स्ट अजम्पशन था। फर्स्ट अजम्पशन क्या था कि सारे चार्ज आगे कैडेट्स की तरह बढ़ रहे हैं और वीडी रफ्तार से। एवरेज वेलोसिटी कितनी उनकी, वीडी। अब इसी में अपन आते हैं सेकंड अजम्पशन पे। अब सेकंड अजम्पशन क्या कहता है, अजम्पशन 2। अब सेकंड अजम्पशन कहता है कि भैया देखो, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा रखा है। E किसके बराबर लगा रखा है, V बाई L के बराबर। V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक्सटर्नल अगर फील्ड लगा रखा है तो ये चार्ज एक्सेलरेटेड भी है। तो सेकंड अजम्पशन कहता है कि ऑल्सो कंसीडर चार्ज इज एक्सेलरेटेड। ओके, तो हमें ये भी कंसीडर करना है कि चार्ज यहां पर एक्सेलरेटेड है एंड कोलिजन ऑल्सो, और वो कोलाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसे कोलाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो पहली बात तो एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पे, क्यू कितना है, E, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल E, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, E बाई M। तो ये इस एक्सेलरेशन से चार्ज क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड अजम्पशन से कुछ चीजें ऐसी सामने आती है, जैसे मान लो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से कि ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इनका रैंडम मोशन भी है, आपको पता ही है, रैंडम मोशन में भी चल रहे हैं। अब क्या हुआ कि पीछे से कोई पॉजिटिव चार्ज आया और उसने इसको यहां पर कोलाइड किया। यहां पर हुआ फर्स्ट कोलिजन। क्या हुआ, फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद ये चार्ज चला और इसने इसको कोलाइड किया, उसके बाद ये चला आगे। तो इतनी डिस्प्लेसमेंट के लिए चार्ज एकदम फ्रीली मूव किया। ये जो नंबर 1 चार्ज है ये एकदम फ्रीली मूव किया इतने डिस्टेंस के लिए। तो इसको नाम दिया गया लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ, कि इतने पाथ तक चार्ज क्या चला है आपका, एकदम फ्रीली चला है। तो दिस इज मीन फ्री पाथ। ओके, हाँ, तो ये चार्ज यहां से चला और इसको टकराया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर टकराने, इसके कोलिजन से पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, और उसके बाद ये एक्सेलरेटेड भी हुआ और किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा ये, A इक्वल टू ई बाई एम से। ठीक है, तो लैम्डा हो गया मीन फ्री पाथ, और यहां से यहां तक आने में टाइम लगा सपोज T, उसको कहा जाता है यहां पर टाउ। टाउ है यहां पर, टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इतने टाइम के लिए इस चार्ज ने रिलैक्स किया, किसी से कोलिजन उसका नहीं हुआ। उसके बाद फर्दर इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर और होते रहे। ठीक है, तो अब हमें एक तो इसको तो कंसीडर करना ही है, ये तो कंसीडर करना ही है। दूसरा ये भी कंसीडर करना है कि चार्ज यहां पर एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो अगर हम दूसरे को कंसीडर करके आगे बढ़े हैं, तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना, लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी तो 0 हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, ई बाई एम, और टाइम कितना लगा, टाउ, टाउ का स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन हमें मिली।
ये हमने मान लिया दूसरा अजम्पशन की चार्ज कैसे चल रहा है, एक्सेलरेटेड। ठीक है, और पहला अजम्पशन क्या कहता है कि चार्ज किससे चल रहा है, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से चल रहा है चार्ज। तो अगर मैं वीडी से लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो लैम्डा किसके बराबर होगा, वीडी इंटू टाउ, टाइम तो टाउ लगेगा। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों को यूज करो। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को यूज करो। वीडी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक इक्वेशन हमें पता है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इसको यहां रख दो। तो लैम्डा कितना आ गया, वीडी की जगह रखेंगे तो I अपॉन एन ई, यहाँ पे एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया एन ई ए इंटू टाउ। ठीक है, और यहां से लैम्डा भी रख दो यहाँ पे, तो लैम्डा को और इसकी इस इक्वेशन को अगर हम बराबर कर, देखो ये एक्सेलरेटेड अजम्पशन है कि चार्ज एक्सेलरेटेड है, मीन फ्री पाथ लैम्डा और टाइम लग रहा है टाउ। और ये पहला अजम्पशन है कि सारे कैडेट वीडी से चल रहे हैं, तो वीडी से चलेंगे टाइम तो सेम लगेगा, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, वीडी इंटू टाउ। और एक आई इक्वल्स टू एन ई वीडी, इसका हमने यूज कर लिया है यहाँ पे। सो इन दोनों इक्वेशनों को बराबर करें तो हाफ ई ई बाई एम टाउ स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी लैम्डा है तो आई अपॉन एन ई ए इंटू टाउ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, तो वो है V बाई एल, है ना, उसको भी रख देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, V बाई एल। तो यहां से मैं अब ना देखो, एक टाउ से एक टाउ कैंसिल हो गया, I लिख रहा हूं मैं, तो I कितना होगा, I होगा यहां से एन ई स्क्वायर ए बाई एन ई स्क्वायर ए बाई 2m टाउ और इंटू ई, यही होगा। और ई किसके बराबर है, V बाई एल के, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल। तो आई कितना हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ और ई हो गया V बाई एल। अच्छा, ये ए V बाई एल अपॉन 2m। तो ये करंट मिला मुझे, ये क्या मिला, करंट। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा ढंग से लिखूंगा ना तो आपको बहुत सी चीजें याद आ जाएगी, जैसे हनुमान जी को आई थी ना, वैसी चीजें याद आ जाएगी। I इक्वल्स टू, V को ऊपर रखो, बाकी सबको नीचे ले आओ, V अपॉन, बाकी नीचे क्या आ जाएगा, 2m L अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन ए, ये लिखा मैंने। ये है ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ, जो आपने पढ़ा है 10th में, थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या है, ये ओम्स लॉ देखो, करंट क्या हो गई, यहां से करंट हो गई आपकी, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अक्रॉस, तो V अपॉन ये जो नीचे लिखा हुआ ये क्या है, पूरा रेजिस्टेंस R, दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। तो ये कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर।
गॉट माई पॉइंट। ओम्स लॉ आज तक हमने पढ़ा था, आज हमने उसको डिराइव किया है दो अजम्पशन लेके। आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर, या फिर करंट जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर, ये भी ओम्स लॉ का ही एक फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। V ध्यान रखना, V क्या है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, एंड व्हाट इज R, R इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये ओम्स लॉ हमने डिराइव कर लिया, आपसे पूछा भी जा सकता है बोर्ड में, तो आप ध्यान रखें। अब ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस कितना आया, तो रेजिस्टेंस आया आपका, देखो 2ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है। अब यहां पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो अब अगर मैं एक कंडक्टर की बात करूं, केवल एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सिंगल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, एक ही कंडक्टर है तो टाउ भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर एक ही टेम्परेचर पे बात करें तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। रिलैक्सेशन मतलब दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम, और एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो यहां से रेजिस्टेंस को लिख दिया जाता है आर इक्वल्स टू, ये जो टर्म है इसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस हो जाता है रो एल अपॉन ए। मैं जानता हूं कि इसके बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये रो इज व्हाट, हियर देखो, अब इसको भी हम अच्छे से लिख लेते हैं क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन क्या कहती है, ये आर रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमने लिखी नहीं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ये साइन होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अच्छा, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर की तो बहुत सारी लेंथ हो सकती है, कौन सी लेंथ, वो लेंथ जिधर करंट फ्लो कर रही थी, डायग्राम में याद करो करंट किधर फ्लो कर रही थी, अलोंग द लेंथ, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। व्हाट इज ए, ए इज एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये एरिया जो है ये परपेंडिकुलर टू द करंट, ये भी ध्यान रखना। रो क्या है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, पहली बात तो ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, और दूसरा ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है वो हम आगे देखेंगे,
रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस देखो लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, पहली बात तो। दूसरी बात रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है। तीसरी बात रेजिस्टिविटी आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से देखें यहां पर, तो आर कितना हो जाएगा? V बाई आई। तो क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या करंट पे डिपेंड करता है? नहीं। ठीक है ना? जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? लीनियरली। V इक्वल्स टू आई आर, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। गॉट माई पॉइंट? तो ये कहा है ओम्स लॉ की। ठीक है, रजिस्टिविटी आर हो गया रेजिस्टेंस, और 1/R हो जाता है कंडक्टेंस। आर रेजिस्टेंस है तो 1/R क्या होगा? कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स। उल्टा हो गया ना, या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, मोह। ठीक है, और 1/, क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। गॉट माई पॉइंट? और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मो पर मीटर। तो ये ओम्स लॉ है, आपने अच्छे से पढ़ा। अब हम बात करते हैं मो का साइन कुछ ऐसा होता है भैया, ये दिस इज मो। नेक्स्ट अब हम रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर L इज लेंथ अलोंग द करंट और एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो एक क्यूब है, ठीक है, और इसकी ये साइड दी हुई है आपको A, और हाइट दी हुई है B, और ये वाली साइड दी हुई है आपको C, ये, और इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है रो। अब पूछा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डायरेक्टली तो आप नहीं बता सकते कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। आप पूछो कि सर करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, तो मैं कह देता हूं कि करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस बताओ। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? रो लेंथ अलोंग द करंट, अलोंग द करंट इसकी लेंथ कितनी है? ए, तो रो ए अपॉन एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, ये रहा, कितना है? बीसी। अगर इसी में करंट ऐसे जाती तो रेजिस्टेंस क्या होता? रो बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला ऐसे आपका काम में आता है। अगला एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर है एक क्वेश्चन कि जैसे मान लो कि अभी हमने एक कंडक्टर देखा था, अब वही कंडक्टर है लेकिन अब कुछ ऐसा हो चुका है। ठीक है, और इसके अंदर आप इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी ये लेंथ एल है। अब आपने क्या किया कि इसके अंदर एक कैविटी काट दी। कैसे? यहां पर एक कैविटी काट दी ऐसे, ये
अब मटेरियल कहाँ है, सिर्फ यहां पे। और अंदर की रेडियस दी हुई है R1 और बाहर की रेडियस दी हुई है R2, और आपको कह दिया कि करंट ऐसे जा रही है और ऐसे बाहर आ रही है यहां से। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है। स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें। तो रेजिस्टेंस रो, लेंथ अलोंग द करंट L, एरिया क्रॉस सेक्शन ये पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। आ गया रेजिस्टेंस, सिंपल है। बोलो भैया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। रेजिस्टेंस पे हम काफी क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगला क्वेश्चन, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे अपन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो ये वही सिलेंडर है, लेंथ L है अभी भी, और क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपने इसमें भी एक क्या बना दिया बीच में, कैविटी। कैसे बनाई है कैविटी, ऐसे। तो ये आपने कैविटी बना दी इसके अंदर, ठीक है। और अब जैसे, तो ये कैविटी आपने बना दी। अब इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल कहां है, तो मटेरियल इसमें भी सिर्फ यहां पर है, यहाँ पे जो ये शेडेड रीजन में बता रहा हूं उसमें मटेरियल है, और बीच में मटेरियल नहीं है। हमने यहाँ पर कैविटी बना के उस मटेरियल को यहां से हटा दिया है, ठीक है। अब पिछली बार करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन इस बार करंट इनर सरफेस से आउटर सरफेस की ओर जा रहा है, और इनर सरफेस की रेडियस कितनी है, सपोज ये है आपकी R1 और आउटर सरफेस की रेडियस है R2, और करंट अब ऐसे जा रहा है। करंट इनर सरफेस से ऐसे आउटर सरफेस में जा रहा है। देखो बीच में मटेरियल है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि खोखला है, नहीं। करंट ऐसे जा रही है, इनर सरफेस से आउटर सरफेस रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। करंट कैसे जा रही है, U, ठीक है ना, इस प्रकार से अंदर से बाहर। इसका मुझे रेजिस्टेंस बताना है कि रेजिस्टेंस इसका कितना होगा। रेजिस्टिविटी इसकी रो हमको दे रखी है, दिस इज गिवन। तो आप स्क्रीन पॉज करें और इसका सॉल्यूशन निकालें, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें अगर हम देखें तो करंट अंदर से बाहर जा रही है, और अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। L होता है लेंथ अलोंग द करंट। अब करंट के अलोंग लेंथ कितनी होगी, तो ये R2, ये R1, तो ये लेंथ कितनी हुई, R2 माइनस R1। लेकिन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो करंट ऐसे जा रही है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह अलग अलग है। एरिया समझ लेना भैया, जब यहां पर करंट है यहां पर, तो एरिया कितना है, 2πr1 इंटू L। भाई क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही होगा ना सिलेंडर का, ये वाला। इसी एरिया के तो परपेंडिकुलर जा रही है करंट। भाई अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा शेप दिखेगा, ये अंदर वाला है और ये बाहर वाली सरफेस। करंट कैसे जा रही है, यहां से ऐसे। तो एरिया कौन सा लेंगे हम, एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एरिया। ये तो हो गई पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, और ये अंदर आपका सिलेंडर ऐसा है ना।
तो एरिया कौन सा हो गया 2πr1 इंटू एल। जब आप बाहर वाली सरफेस पे जाएंगे तो करंट रेडियली आ रही है, बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा 2πr2 इंटू एल। तो एरिया वेरी कर रहा है, और जब भी कोई चीज वेरी करती है तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो अब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करें, एरिया अगर वेरी करता है तो मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर से यहां से आर पे जाके, कहां पे आर पे जाके, स्मॉल आर पे, और एक डी आर का क्या ले लेता हूं, छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूं। आर पे जाके डी आर का एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूं, और मुझे अगर ऊपर से देखूंगा तो वो सेगमेंट कैसा दिखेगा, तो आप यहां पे आर पे जाएं और एक पतला सा सिलेंडर ले लें डी आर थिकनेस का। ये वाला, ठीक है, ये ऊपर से देखने पर हमें ऐसा नजर आएगा, ये सिलेंडर बहुत ही पतला है और इसकी थिकनेस कितनी डी आर। अब ये डी आर इतनी कम है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितना एरिया है 2πr इंटू एल, सिलेंडर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है ना अंदर से ऐसे, तो एरिया हम इसका परपेंडिकुलर एरिया लेंगे। तो 2πr इंटू एल ये लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां पर देखें तो ये एरिया कुछ ऐसे न, ये पोर्शन कुछ ऐसे नजर आएगा। आर पे थोड़ा टफ है यहां बनाना, कोशिश करते हैं। ये आर और ये हो गया आपका डी आर। तो ये सिलेंडर बनेगा अंदर, है ना। ऐसा सिलेंडर का हम एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, और इस सिलेंडर का अब मैं छोटा सा रेजिस्टेंस लिख लेता हूं। छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर कितना होगा, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ अलोंग द करंट, तो करंट तो ऐसे जा रही है, तो करंट के अलोंग लेंथ कितनी होगी डी आर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 2πr इंटू एल। और अब ऐसे ऐसे जो देखो, पहले एक सिलेंडर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, ऐसे सिलेंडर बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरे बनेंगे कंप्लीट। उन सबका रेजिस्टेंस अगर जोड़ दें तो इसका कंप्लीट रेजिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं। और ये सारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में क्या सेम रहती है, करंट। सारे रेजिस्टेंस में, चाहे अंदर वाली सरफेस हो, उसके बाहर वाली सरफेस हो, उसके बाहर वाली, उसके बाहर वाली, ऐसी सारी सरफेस पे क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो इसका मतलब सारे सीरीज में, सीरीज में हम आर इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे निकालते हैं। तो इसका मतलब हम डी आर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लें, अगर पैरेलल में होते तो उल्टा करके करना पड़ता, है ना। तो डी आर का इंटीग्रेशन कर लो। लिमिट लगेगी आर की, तो आर की लिमिट कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। बहुत ही सिंपल हो गया अब तो डी आर का इंटीग्रेशन इधर हो गया आपका आर और रो अपॉन 2πl, और 1 अपॉन आर का स्मॉल इंटीग्रेशन हो गया ln r, और लिमिट पुट करने पे आ जाएगा ln R2 अपॉन R1। याद रखना भैया इसको। तो इसका डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन में बहुत ही आसान है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक आपको स्फीयर दिया है,
कुछ ऐसा स्फीयर है, ला 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 ला। ये स्फीयर है, रेडियस है इसकी R2, और इसके अंदर एक और स्फीयर है, मतलब कैविटी आपने काट दी इसके अंदर कुछ। अरे बाप रे, ऐसी कैसी कैविटी आ रही है, पक्का कैविटी लिया ना। एक मिनट, तो ये स्फीयर है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, और इसकी अंदर की रेडियस सपोज स्मॉल ए और बाहर की रेडियस है स्मॉल बी। और अब आपको इसके रेजिस्टेंस बताना है। आपको दिया हुआ है कि करंट अंदर से बाहर रेडियली ऐसे जा रही है, ये जो ग्रीन लाइंस है ये करंट की डायरेक्शन है, इसका रेजिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो अब करंट की डायरेक्शन में लेंथ देखें तो वो तो b माइनस ए होगी, लेकिन एरिया हर जगह अलग अलग है। तो अपन क्या करें, वही फंडा, r पे जाओ और यहां से r पे जाओ और dr थिकनेस का एक स्फीयर ले लो। ये लो dr थिकनेस, और इसका छोटा सा रेजिस्टेंस dr लिख लो। वो कितना हो जाएगा, रो। लेंथ अलोंग द करंट, करंट ऐसे जा रही है और ये जो आपने छोटा सा कंडक्टर लिया है इसमें अलोंग द करंट लेंथ है dr अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 पाई r स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर लो कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। तो ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था, और अगला एक ऐसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो ये एक फ्रस्ट्रम है, इसमें करंट इधर से एंटर हो रही है और इधर बाहर निकल रही है करंट इस डायरेक्शन में, और लेंथ आपको, ये वाली लेंथ आपको L दी हुई है, और इसकी ये रेडियस दी हुई है आपको स्मॉल ए, और ये वाली रेडियस आपको दी हुई है स्मॉल बी। आपको इसका रेजिस्टेंस मुझे बताना है कितना होगा, और सही आंसर है इसका रो L अपॉन पाई ए बी। आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक क्वार्टर पोर्शन है, एक रेक्टेंगुलर, किसी एक सिलेंडर का क्वार्टर पोर्शन है, जिस सिलेंडर की हाइट है h, तो ये वाली हाइट h है, और ये इसकी थिकनेस है b, और इसकी जो इनर रेडियस है ये वाली, ये a के बराबर है। ये रेडियस कितनी है, a। मतलब यूं समझो कि ये एक जो सिलेंडर है इसकी इनर रेडियस a है, और ये जो इसकी थिकनेस है ये वाली, ये b है ना, और इसकी हाइट h है। और उसके बाद आपने क्या किया, इसके इतने पोर्शन को काट लिया, इसको यहां से और यहां से काट लिया ऐसे। ठीक है, तो कैसा शेप बनेगा, यही शेप बनेगा। अब इस शेप में यहां से करंट एंटर कर रही है ऐसे,
और यहां से बाहर निकल रही है ऐसे, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो है और आपको बताना है कि फाइंड रेजिस्टेंस। ओके, सो ये अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां से करंट एंटर कर रही है, यहाँ पर बैटरी के सिरे कुछ ऐसे लगा रखे हैं यहाँ, और ऐसे करके फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सो ये जो आज का सेशन था वो कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है इस पे था। एक क्वेश्चन मेरे पास और है, वो अभी मैं आपको दे देता हूं, वो भी आप, वैसा क्वेश्चन हमने किया है हीट ट्रांसफर में, लेकिन फिर भी मैं डायग्राम बना देता हूं उसका। तो ये ऐसा कुछ शेप है, ये जो कर्व दिया हुआ है, ये कर्व, ये वाला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डायमेंशन दी है आपको, ये डायमेंशन ऑफ a है, ये लेंथ, और ये वाली है b, और ये जो दी है आपको, ये तो निकल जाएगी ए स्क्वायर से, ये a है, ये b है, और ये थिकनेस दी है आपको c, ठीक है। और इसमें करंट जो एंटर हो रही है वो करंट आपकी यहां से एंटर हो रही है, यहां से नीचे से, और उसको विड्रॉ कहां किया जा रहा है, इस कर्व्ड सरफेस से ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। और इसकी नीचे से एंटर हो रही है, नीचे वाले इस सरफेस से, और कर्व्ड सरफेस से विड्रॉ किया जा रहा है। फाइंड रेजिस्टेंस okay, so this is the one of best question I have ever designed। तो ये रेजिस्टेंस को लेके सारी चर्चाएं थी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे भेजें, बाकी सब बढ़िया है। और किसी को डाउट हो तो वो अपने ग्रुप में भेजें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के डाउट्स भी भेजना शुरू करो भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के, कैपेसिटेंस के, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखना, ये रेजिस्टेंस खत्म होते ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का 30% क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का 40% क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा नहीं बचेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम मैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो इसको जल्दी से ख़त्म करो, जितना जल्दी हो सके। डाउट भेजो, उस पर कम आ रहे हैं डाउट। शीट वगैरह सॉल्व करो, डीपीपी वगैरह सॉल्व करो। डीपीपी का एक अलग से हम वीडियो लेक्चर करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, आपको भेजेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए बाय।